आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हम लोग यहां पर में करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डायरेक्ट आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं फ्रेंड, तो सरदार सरोवर बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कहां पर में, कौन से नदी पर है, कौन से प्रदेश के अंदर में है, और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं इसके अंदर में। चलिए तो जल्दी से बताइए आप लोग फ्रेंड, सरदार सरोवर बांध कौन से नदी पर बनाया गया है और कौन से राज्य के अंदर में है, ये भी आप लोग बता देंगे। साथ ही साथ जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स कि जी हाँ लाइक डन। और जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग इस सेशन को, ताकि ऐसे ही हम लोग बहुत सारे सेशंस कर सके। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअसली आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर में जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, सरदार सरोवर बांध और कौन से राज्य के अंदर में है अगर ये पूछ लिया जाए तो गुजरात के अंदर में है। ठीक है, गुजरात में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, तो नर्मदा नदी के ऊपर में दो इंपॉर्टेंट वाले बांध है। एक बांध जो है फ्रेंड्स वो है आप लोगों का इंदिरा, ठीक है, सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये बांध भी आपको याद रखना है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है इंदिरा सागर बांध, लेकिन ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वैसे ही जब ये नदी जो है आगे जाती है गुजरात के अंदर में, तो गुजरात में यहां पर में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर में। तो इंदिरा सागर और सरदार सरोवर, ये दो बांध जो है बने हुए हैं, ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। नाउ अब देखिए टेहरी बांध हमारे देश का सबसे ऊंचा बांध है, ये याद रखना आप लोगों ने। कौन से नदी के ऊपर में है? भागीरथी नदी के ऊपर में। आपको बताया था मैंने, भिलंगना नदी है एक, जहां पर में भिलंगना नदी मिलती है, भिलंगना नदी भागीरथी में मिलते हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे में ही ये बांध है। तो टिहरी बांध भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम से जस्ट थोड़ा सा आगे में भागीरथी नदी के ऊपर में बनाया गया है। हीराकुंड डैम कौन से नदी के ऊपर में है, ये आप लोग बताएंगे, और कौन से राज्य में है? देखिए कल्लनाई, ये डैम को हमारे भारत का सबसे पुराना डैम माना जाता है। ऐसा माना जाता है फ्रेंड, चोला काल के समय में ये बनाया गया था, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो चोला काल के समय में कल्लनाई डैम, उसमें ऑब्वियसली बात है कि धीरे धीरे रिपेयरिंग और सारी चीजें हुई हुई है। ठीक है, कल्लनाई डैम सबसे पुराना डैम है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग। मेट्टूर डैम तमिलनाडु के ऊपर में, कावेरी नदी के ऊपर में है। और कृष्णराज सागर, ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये कृष्णराज सागर डैम कौन से नदी पे बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट पेपर 1 के अंदर में। ठीक है, कावेरी नदी के ऊपर में है, कर्नाटक राज्य में। मेट्टूर डैम ये भी आपका कावेरी नदी पर है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर में, सेम नदी के ऊपर में। और कावेरी जल विवाद कौन से दो राज्यों के बीच में है? मेन जो है, वैसे उसमें केरल भी आता है उस विवाद में, लेकिन मेन विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर में कंटिन्यूअसली, पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता रहूं, ठीक है, तो आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए ना फ्रेंड्स। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये बनाया कब गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा था? 1934 के जरिए। तो क्या 1934 में आरबीआई की स्थापना हुई थी? नहीं। इस कानून के तहत 1 अप्रैल, ये याद रखेंगे आप लोग, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये पूरी तरह से राष्ट्रीय नहीं था, मतलब कि बेसिकली पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं था, इसमें कुछ प्राइवेट जो है इन्वेस्टमेंट भी था इसके अंदर में। ओके, तो फिर क्या होता है? ठीक है, ये एक बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 को स्थापित होता है। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पर में था? इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर में। ठीक है, तो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। बाद में इसका हेडक्वार्टर 1937 में बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया, और आज इसी शहर को मुंबई कहा जाता है, तो आज भी मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, अब ये जो बैंक था, ठीक है, 1935 में जो बना था, इसका राष्ट्रीयकरण, मतलब कि जो भी प्राइवेट इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट था वो भी सरकार ने जो है खरीद लिया और राष्ट्रीयकरण कर दिया 1 जनवरी 1949 को। तो ये बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पहले कहा था? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता या कलकत्ता जो बोलते थे पहले कलकत्ता बोला जाता था इसको। ठीक है, यहाँ पर में था, और बाद में जो है फ्रेंड्स बॉम्बे में 1937 में 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया बॉम्बे के अंदर में। उसके बाद में आपको एक और चीज याद रखनी है फ्रेंड्स, कि इसका जो ये बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो हिल्टन यंग, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग जो कमीशन थी इसकी सिफारिश के आधार पर बना था।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के पीछे कौन सी कमेटी की सिफारिश थी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश थी। तो देखिए ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं, अभी भी हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। हिल्टन यंग कमीशन कब बना था? 1926 में बना था। अच्छा, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश जो है, हिल्टन यंग कमीशन बनाएंगे, उसकी रूट कहां मिलती है हम लोगों को? तो उसकी रूट जो है हम लोगों को 1919 के कानून में मिलती है। बहुत डिटेल में जाया जा सकता है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि आपका पेपर जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा, आप लोग टॉपर कैटेगरी के अंदर में आओगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को तो आप लोगों को याद रखना ही रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए यहां पर में आप लोगों को जो पूछा जा रहा है उसके अंदर में बेसिकली आपको बताना है कि काकड़ापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर में लोकेटेड है। काकड़ापार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको बताएंगे आप सभी की सभी, काकड़ापार कहां पर में है। और उत्तर प्रदेश में जो है फ्रेंड्स एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन से शहर के अंदर में है, ये भी आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन से वाले जिले के अंदर में है? ठीक है, वो भी आंसर करते रहेंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स। काकड़ा पार की अगर हम लोग बात करेंगे तो काकड़ा पार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स गुजरात के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना है। मैंने उत्तर प्रदेश में आप लोगों से जो पूछा उत्तर प्रदेश के अंदर में कौन सा वाला है, तो ये नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर आप लोगों से रावत भाटा पूछ लिया जाए तो रावत भाटा फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। काकड़ा पार गुजरात में। और एक और पूछते हैं कईगा, देखो दोनों लिखो आप लोग कमेंट के अंदर में दोनों लिख दीजिए, काकड़ा पार गुजरात में है और कईगा कर्नाटक के अंदर में है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो कईगा कहां पर में है? कईगा कर्नाटक में है। और तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर में। कुंडाकुलम और कल्पक्कम दोनों के दोनों तमिलनाडु के अंदर में, कुंडाकुलम और कल्पक्कम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट से फ्रेंड्स, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं करवाता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर मैं बोला गया कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स जो यूपी जूनियर की एग्जाम हुई थी, ठीक है, लास्ट वाली, उसके अंदर में ये क्वेश्चन आया था। और उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इसको इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो पहला ही ऑप्शन था राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति उसके अंदर में ऑप्शन था। तो बच्चों ने कंफ्यूजन में स्पीड में वही आंसर लगा दिया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं, लोकसभा और राज्यसभा अगर मान लीजिए कि इनके बीच में कोई भी टकराव है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा बिल है जो पास नहीं करवा पा रहे, तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, और उस बैठक को बुलाने का जो आर्टिकल है संयुक्त बैठक का, ज्वाइंट सेशन, ठीक है, ज्वाइंट सेशन जो है इसका आर्टिकल जो है वो है 108, आर्टिकल नंबर 108, ये याद रखना है आप लोगों ने। पहला एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि कौन सा आर्टिकल है, 108 नंबर का आर्टिकल है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? ठीक है, बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से। देखो बुलाता कौन है, किसके पास अधिकार है कि संयुक्त बैठक के लिए नोटिफिकेशन जारी करे? राष्ट्रपति। लेकिन ये संयुक्त बैठक जब बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। और लोकसभा का स्पीकर भी अगर अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन उपराष्ट्रपति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, ना राष्ट्रपति। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर में स्पीकर ऑफ लोकसभा इसकी अध्यक्षता करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर लोकसभा का। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का जो अक्सर एग्जाम के अंदर में आता है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आंसर इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 108 है ज्वाइंट सेशन का, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नाउ भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब है बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे भाई, बुलाती है जाने का नहीं, तो जाएंगे नहीं तो बोलेंगे सर कि राष्ट्रपति बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, तो फिर जाएगा कौन उसके अंदर में? कौन था ये जो बुलाती है मगर जाने का नहीं बोल रहे? तो बुलाती राष्ट्रपति है, तो जाने का उसमें अगर आप एमपी बन गए हो तो, नहीं तो पता चले टिकटॉक देख के एमपी बने हो और वहां जा नहीं रहे। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से अपनाई गई है? अब ध्यान से समझिए आप लोग। ओके, समवर्ती सूची
तो देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, हमारे भारत के संविधान के अंदर में 7वें नंबर की जो अनुसूची है, 7th शेड्यूल, उसमें काम का बंटवारा किया गया है कि कुछ काम केंद्र सरकार के रहेंगे, ठीक है, केंद्र संघ सूची इसको बोला जाता है। कुछ काम रहेंगे जो राज्य सरकार के रहेंगे, ठीक है, राज्य सरकार के रहेंगे। और कुछ काम ऐसे रहेंगे जो दोनों मिलकर करेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे, उसी को कहा जाता है समवर्ती सूची, समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट। अभी जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना फ्रेंड्स, ठीक है, यही यहां पर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है, क्योंकि इसमें जो विषय है उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और उसमें राज्य सरकार भी। लेकिन अगर दोनों ने कानून बना दिया तो किसका कानून मान्य होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। तो ये जो समवर्ती सूची का कंसेप्ट है, ठीक है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, हमारे भारत के संविधान के अंदर में काम का बंटवारा कौन से वाले अनुसूची में किया गया है? तो ये जो 7वें नंबर की अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूचियां है हमारे पास में, 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो 7वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का बंटवारा किया गया। अच्छा, ये बंटवारा क्यों किया गया, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो कि दो बहनें हैं, है कि यहाँ पर में आप लोग में से कोई 2 बहनें, 3 बहनें, 4 बहनें हैं, ठीक है, 5 बहनें अगर हो, या भाई हो मान लो, और आपकी मम्मी ने आपको बोला कि काम करना है, ठीक है, घर का सारा काम करना है, तो अब क्या करोगे आप? ठीक है, वो बोलते कि खाना बनाने का नहीं तू बना, झाड़ू लगाना नहीं मैं लगाऊंगी, वो बोलती मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, लड़ाई होती है कि कोई काम दोनों नहीं करना चाहते और कोई काम ऐसे रहते जो दोनों बोलते कि हमको करना है, ठीक है। तो भाई मम्मी क्या करती है आपकी उस समय में, आपको जो है काम का बंटवारा कर देती है, देख खाना तूने बनाना है, बर्तन तूने धोना है, झाड़ू तू लगाएगी, कपड़े तू धोएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर में काम का बंटवारा कर दिया जाता है बराबर से, प्रॉपरली। और कुछ काम कैसे होते हैं जो बोलते हैं भाई दोनों मिलके करना करके, ठीक है। चलिए, तो घर की पेंटिंग करनी है तो दोनों मिलके करना, पेंटिंग आधी आधी। तो चलिए यहाँ पर मैं इसी का मतलब हो गया समवर्ती सूची आपकी, कि दोनों मिलकर करेंगे यहाँ पर में। लेकिन अगर दोनों ने, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र सरकार का कानून उसमें मान्य होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का कंसेप्ट हम लोगों ने लिया था, ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ओके, वो लोग नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके, या जो नीचे में लिंक्स दी गई है उसके ऊपर में क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मैं दे रहा हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डीपीएसपी भारत के भाग नंबर 4 के अंदर में दिया हुआ है, संविधान के आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स अक्सर पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने लिए हैं फ्रेंड्स अमेरिका से, यूएसए से, बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली हमने। ज्वाइंट सीटिंग अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है आप लोगों को? कौन सा आर्टिकल है ज्वाइंट सीटिंग का, जल्दी बताओ मुझे। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमने इसको, ठीक है। बताइए कौन सा आर्टिकल है इसका, जल्दी बताइए। जी हाँ, बीपीएससी वाले भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों का फ्रेंड्स, कि ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल, बहुत बढ़िया, गजब, आप लोग आंसर भी कर रहे हो यहाँ पर में। और सेशन को जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो लोग एक बार हाथ ऊपर करके बता भी देंगे, ठीक है। टीम प्लीज उनका जो है स्क्रीन पर भी एक बार दिखा दीजिएगा, ओके। चलिए, नाउ अब आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन। अच्छा, ये एक और चीज यहाँ पर मैं आप लोग बताइएगा कि भूदान आंदोलन शुरू कब हुआ था, ठीक है, कौन से साल में? भूदान, ग्रामदान आंदोलन इसको बोला जाता है। मान लीजिए कि किसी के पास में जो है 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, एक व्यक्ति के पास में, और एक व्यक्ति है बेचारा जिसके पास में कुछ जमीन है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, अपना कुछ हिस्सा जो है थोड़ा सा इसको दे देगा, भूमि दान कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा फ्रेंड्स, कि जो वंचित लोग हैं उन लोगों के पास में भी कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो भूदान आंदोलन, ठीक है, भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है ये था आपका विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, आचार्य विनोबा भावे, और इसको स्टार्ट किया गया था 1951 के अंदर में, 1951 में विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। पोचमपल्ली नाम की जगह है, आज वो तेलंगाना में पड़ती है, पोचमपल्ली नाम की जगह, आज के तेलंगाना में, उस समय आंध्र प्रदेश में थी, ठीक है, आज का तेलंगाना में पड़ती है। तो विनोबा भावे ने 1951 में, ठीक है, पोचमपल्ली से इसकी शुरुआत की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि विनोबा भावे जी ने कौन से साल में इसको शुरू किया था, ठीक है, 1951 में। कहां से शुरू किया था? तो पोचमपल्ली से शुरू किया था, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ओके। चलिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बताइए आप लोग की जो है तांबे की मुद्रा जो है किसने चलाई थी, ये आप लोगों को बताना था यहाँ पर में। जस्ट अ सेकेंड। चलिए तो बताइए यहाँ पर में निम्नलिखित तुगलक राजाओं में से किसने तांबे की मुद्रा प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, तो कौन सा तुगलक शासक था जिसने तांबे की मुद्राएं चलाई थी इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, तो क्या था कि पहले ना चांदी के सिक्के जो चलते थे सिल्वर के, अब सिल्वर की कमी हो गई, चांदी की कमी हो गई, तो उन्होंने बोला कि चांदी के सिक्के की जगह पे ये जो तांबे की जो सिक्के चलाए जा रहे हैं उसको यूज करो, उसी की कीमत के बराबर के। अब ऑब्वियस सी बात है, चांदी तो उसकी अपनी खुद की भी कीमत है चांदी की, तांबा जो है वो तो बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। ओके, तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इस मुद्रा को। दूसरी चीज थी कि तांबे के बहुत सारे, सिल्वर कम क्वांटिटी में अवेलेबल है तो सिक्के उसके मान्य थे, लेकिन तांबा जो है ये तो बहुत मात्रा में अवेलेबल था, तो लोग घर में ही बना ले रहे थे तांबे के सिक्के। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो ये टोकन करेंसी वाला कंसेप्ट था, टोकन, ठीक है, मुद्रा जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, टोकन मुद्रा, ये किसने स्टार्ट की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाद में ये इस चीज को वापस लेना पड़ा था क्योंकि ये एक कंप्लीट फेल्यूर साबित हुआ। टोकन करेंसी या टोकन मुद्रा बोला जाता है इसको। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कंप्लीट फेल्यूर साबित हुआ ये। एग्जाम के अंदर में ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में किसने तांबे की मुद्राएं चलाई थी या टोकन करेंसी किसने चलाई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अच्छा ये पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था ये, लेकिन फिर भी इसको पागल शासक बोलते हैं क्योंकि उस समय की जनता उसके जो विचार थे उसको आज भी हम लोग टोकन, आज हम लोग जो फिएट करेंसी इस्तेमाल करते हैं वो भी एक प्रकार की टोकन करेंसी है। अब आप देखिए जो 500 रुपए का नोट आपके पास में है, वो कागज का जो टुकड़ा है, क्या वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू 500 रुपए की, अगर सरकार ने आज मोदी जी आए बोले ठीक है कि भाइयों बहनों ठीक है आज से 500 रुपए का नोट बंद आपका, ठीक है, 100 रुपए का भी नोट बंद, 200 रुपए का भी नोट बंद, 50 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का, सब नोट बंद। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसका हवा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वो जो पैसे आपके पास में रखे हुए हैं एक्चुअल में आप उसको बेचोगे तो क्या आपको उतने कीमत का कोई जो डिजिटल करेंसी वगैरह कुछ मिलेगा क्या आपको? नहीं। ठीक है, लेकिन आप सरकार के बस भरोसे के ऊपर में इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये भी एक प्रकार की टोकन करेंसी है। बट आज एक्सेप्टेंस आ गया है। ठीक है, लेकिन उस समय में जनता को एक्सेप्टेंस नहीं था, वो समय के हिसाब से ठीक है उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था वो। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, मैथ्स का सेशन होगा आप लोगों का भी जस्ट थोड़ी देर के अंदर में। आई होप कि रेडी है। तो राजा राममोहन रॉय, ठीक है, एनी बेसेंट, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि राजा राममोहन रॉय की जोड़ी किसके साथ में लगेंगी, एनी बेसेंट की किसके साथ में लगेंगी, आत्माराम पांडुरंग की, स्वामी दयानंद जी की किसके साथ में लगेंगी। ठीक है, तो राजा राममोहन रॉय, ठीक है, इन्होंने कौन से संस्था की स्थापना की थी? ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो है फ्रेंड्स, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना, कौन से इससे जुड़ी हुई थी, एटलीस्ट स्थापना नहीं तो कम से कम जुड़ी थी। तो एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक्चुअली मैडम जो है ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट इन्होंने की थी, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से ही एनी बेसेंट भारत आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से। ओके, तो वो उससे जुड़ी हुई थी। आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1867 के अंदर में बॉम्बे के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आर्य समाज के संस्थापक है, 1875 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की। ठीक है, तो ये सारी की सारी जोड़ियां। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है अभी। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकोट इन्होंने 1875 में न्यूयॉर्क में उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और 1882 के अंदर में उसका हेडक्वार्टर बाद में भारत में स्थापित कर दिया था, और एनी बेसेंट उसी के जरिए भारत में आई थी, उसी की सदस्य बन के, इसी वजह से उसकी जोड़ी यहाँ पर में लग रही है। तो आप लोग लगा देंगे आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जल्दी से। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आप लोगों का, ए की जोड़ी लगने वाली है 3 के साथ में, ठीक है, बी की जोड़ी 2 के ही साथ में लगेंगी, तो ये हो गया आपका आंसर। चेक कर लेते हैं आगे में, सी की जोड़ी 4 के साथ में, डी की जोड़ी 1 के साथ में। जी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो समझ आ गया आप लोगों को। नाउ अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर में बेसिकली आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि आर्टिक होम इन द वेदास, ठीक है,
आर्टिक होम इन द वेदास ये जो है किसने लिखी है? ठीक है, आर्टिक होम इन द वेदास ये आपको बताना है। ठीक है, आर्टिक होम इन द वेदास ये जो पुस्तक है किसने लिखी? एक्चुअल में इनका मानना क्या था, जो जिन्होंने लिखी ये पुस्तक, ये भारत यहां पर में है। ठीक है, इनका मानना था कि ये जो आर्कटिक वाला रीजन है, ठीक है, वैदिक लोग यहां से आए थे। ठीक है, भारत के अंदर में आर्कटिक होम इन दी वेदास, ठीक है, यहां से। तो ये पुस्तक लिखी किसने? द आर्कटिक होम इन द वेदास ये पुस्तक लिखी है लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक का मानना था कि वैदिक लोगों का आगमन आर्कटिक रीजन से हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है, उसका नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य, गीता रहस्य ये भी इन्होंने ही लिखी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा। आप लोग एक पुस्तक और है फ्रेंड्स जिसका जो है आप नाम याद रख सकते हो, ओरायन नाम है उस पुस्तक का, ओरायन, ओरायन। ठीक है, तो गीता रहस्य, आर्टिक होम इन द वेदास लोकमान्य तिलक ने लिखी है। ठीक है, और ओरायन भी। और इसके अलावा केसरी और मराठा नाम के अखबार भी इन्होंने निकाले, केसरी और मराठा ये दो अखबार इन्होंने ही निकाले। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों का जो है मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हो। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोगों की, तो यहाँ पर मैं बोला गांधी जी ने अहमदाबाद में ब्लैंक में मिल कारीगरों के लिए हड़ताल का नेतृत्व किया था, अहमदाबाद के अंदर में किया था गांधी जी ने। चलिए इसको पूरा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी भारत के अंदर में आए, पूरी तरह से भारत के अंदर में आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे 1915 के अंदर में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स गांधी जी ने पहला पब्लिक अपीयरेंस जो अपना दिया था 1916 के अंदर में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय में दिया था भाषण उन्होंने बड़े लेवल पे। 1917 के अंदर में चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 1918 के अंदर में दो आंदोलन हुए थे। ठीक है, 1918 के अंदर में दो आंदोलन हुए, एक पहले हुआ अहमदाबाद के अंदर में, अहमदाबाद, और एक हुआ था आपका, ठीक है, खेड़ा के अंदर में, खेड़ा सत्याग्रह। जो अहमदाबाद आंदोलन था ये हुआ था आप लोगों का मार्च, ठीक है, फरवरी मार्च के अंदर में। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये मार्च के लास्ट में स्टार्ट हुआ था। ओके, तो अहमदाबाद आंदोलन ये पहला आंदोलन था गांधी जी का जिसके अंदर में गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। तो 1918 के अंदर में हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, तो इस तरीके से तो फर्स्ट गांधी जी की भूख हड़ताल कब थी? फर्स्ट भूख हड़ताल गांधी जी की, भूख हड़ताल गांधी जी ने कब की थी? भूख हड़ताल पहली वाली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय में ही की थी, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, चलिए इसके अलावा मुझे बताइए कि 1918 में ही अगर चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने आ जाए आप लोगों से, तो आप लोगों को याद रखना है कि पहले चंपारण हुआ, ठीक है, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1918 में हुए, लेकिन पहले अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ठीक है, और उसके बाद में खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, तो ये प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1915 में गांधी जी वापस आए थे। 1916 के अंदर में गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिला था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय में, उन्होंने भाषण दिया था, पहला बड़े स्तर के ऊपर में गांधी जी का भाषण। गांधी जी अदरवाइज एक साल तक उनको उनके जो गांधी जी बहुत अच्छे एक फॉलोअर थे, बहुत अच्छे से बात मानते थे। गांधी जी ने क्या किया था, उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे गांधी जी? जल्दी बताओ आप लोग। गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, और जो है गोपाल कृष्ण गोखले के बोलने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था कि एक साल तक, ठीक है, पहले सिलेबस पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद में फिर तैयारी करो। तो जैसे सिलेबस पढ़ो का मतलब क्या था उनका, भाई भारत भ्रमण करो, भारत को पहले समझो, भारत के लोगों को जानो, उसके बाद में आंदोलन वगैरह करना। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बोलने पर उन्होंने पहले एक साल तक पूरे भारत को स्टडी किया, ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने बाकी सारी चीजें स्टार्ट की। तो अपने देखिए अपने गुरु की, जो उनके पॉलिटिकल गुरु जिसको मानते थे वो, ठीक है, उनकी कितनी बात वो मानते थे, ठीक है, कितने अच्छे से उन्होंने उनको जो है एक्सेप्ट किया उनकी बात को। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स। किसके कहने पर गांधी जी ने एक साल तक भारत को स्टडी किया, भारत के जो है भारत भ्रमण किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पहला उनका आंदोलन फिर
चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, उससे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर में पहली बार उनका जो बड़े स्तर के ऊपर में भाषण देखने के लिए मिला था वो ये है। सेशन को लाइक जरूर करते रहिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाते रहे। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस हम लोग करवा पाएंगे, और ज्यादा हम लोग यहाँ पर में जो है पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, मैथ्स के भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लोग करवाने वाले हैं। तो देखिए पवन सर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैथ्स का भी आप लोग पढ़ोगे आज, तो ओवर टू यू पवन सर, जल्दी से, बच्चे इंतजार कर रहे हैं ये मैथ्स के भी क्वेश्चन, क्योंकि ओवरऑल हम लोगों को डेवलपमेंट कराना है, बच्चों को एग्जाम क्लियर कराना है और हमें टॉपर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, केवल जीके जीएस नहीं, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसी वजह से आज हम लोग साइंस के जो हम लोग साइंस तो पढ़ते ही है, आज मैथ्स भी पढ़ेंगे। तो ओवर टू यू पवन सर। प्यारे परीक्षार्थियों, बच्चों, मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि यूपी से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम आप देने वाले हो, ठीक है, उनके हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उनके सॉल्यूशंस को और भी बेहतरीन करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा कि हम लोग पहले पीवाईक्यू से ये पता लगा लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसके एनालिसिस के बिहाफ पर हम उन्हीं के टाइप के बेस्ट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम में आना चाहेंगे, यानी कि जो आएंगे उनको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है बेटा, राधे राधे जी, राधे राधे बेटा, सभी बच्चों को राधे राधे, गुड इवनिंग। बढ़िया से आप लोग आंसर करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी टेट के अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इनसे आइडिया लगाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डन, तो फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वालेकुम सलाम बेटा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ओके, फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताना। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोग उनको बहुत अच्छे से टैकल करके जल्दी से अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट में। ठीक है, फटाफट बताते जाइए। वेरी गुड अर्णव, बहुत बढ़िया, 10,999 पहले वाले का आंसर आप लोगों ने दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेल डन। है ना, आपसे बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलिएगा 4 बार 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी नंबर हो गई। और कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो वो होगी भाई 1000। ऐड करके पूछ रहा है कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 9 और 1 10, और 3 बार 9 यानी कि 10, उसके बाद 3 बार 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा क्लियरली। तो आप बोलिएगा 10, 3 बार 9 यानी कि सी ऑप्शन होना चाहिए था राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ आ रही है सारे बच्चों को? 10,999 आएगा बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है, 10,999 जो है वो आप लोगों का एक्यूरेट राइट आंसर है। फटाफट से आप लोग अगले का आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए फटाफट से, फटाफट फटाफट बताएंगे क्या आंसर आना चाहिए जल्दी से। कह रहा है शुरुआत में किसी टेम्परेचर को 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटाया गया है। ठीक है, पहले 18 डिग्री बढ़ाया है, फिर 23 डिग्री घटा दिया गया है। यदि शुरुआत हुई थी टेम्परेचर की 27 डिग्री के साथ, तो आपसे कह रहा है कि अभी बताइए लास्ट में कितना होना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, फटाफट बताइए। आप बोलेंगे भैया शुरुआत हुई है 27 डिग्री सेल्सियस के साथ, फिर आपने उसको 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है और बाद में 23 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, फटाफट बताएंगे कमेंट में। ठीक है, शुरुआत हुई थी 27 डिग्री के साथ, 18 डिग्री बढ़ाया, उसके बाद फिर 23 डिग्री कम कर दिया, तो टोटल आउटपुट पे क्या रिजल्ट आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर आप लोग कमेंट में लगा रहे हैं। 22, शाबाश, 23 भी आ रहा है लोगों का, भाई एक बार देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। 27 और 10 हो जाएगा 37, 37 और 8 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया। और 45 में से आपको 23 डिग्री सेल्सियस घटाना पड़ेगा। 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, बेटा 22 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए आप लोगों का राइट आंसर। कितना आना चाहिए, 22। क्लियर है, तो आप बोलेंगे अगर यही सिचुएशन रही तो 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर। बात समझ आ रही है सारे बच्चों को अच्छे से? 22 डिग्री होगा, यही आपका राइट आंसर है, शाबाश, वेरी गुड, 22, बहुत बढ़िया है, शाबाश। एलटी के क्वेश्चन भी है, बिल्कुल पीवाईक्यूज में लगे हैं, अभी आपके सामने आएंगे एलटी वाले भी, फटाफट फटाफट करते जाएंगे आप लोग। मैंने आपको बोला ना कि ये जो क्लास हुआ करेगी आप लोगों की मेरे साथ मैथ्स वाले पार्ट में, उसमें हम लोग आपके एलटी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जितने भी एग्जाम यूपी में है टीचिंग से रिलेटेड, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, और मैथ्स के एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे, ये कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है, वेरी गुड। सर मुझे यूपी टेट और सुपर टेट आपसे पढ़ना है, थैंक यू सो मच भाई नाहिद, बिल्कुल कोशिश करेंगे, फटाफट से आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ बस। जब भी ऐसा संख्या है, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है आंसर बताइए, तो जब भी आपको देख पा रहे हो कि आपको माइनस वाला दिख रहा है, तो साइन को पहले मत देखो आप, या अगर आप साइन को पहले देख रहे हो तो सिर्फ साइन को देखो, किसी एक को देखो आप। कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार, यानी कि विषम बार गुणा हो रहा है।
तो आप बोलेंगे जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। पहली बात तो जब भी विषमवार माइनस के साथ गुणा होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, ये बात कंफर्म है। अब संख्याओं का गुणा कर लो आप, 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 छिक्के 720। क्लियर है? आप बोलेंगे राइट आंसर कितना जाएगा बेटा? 720, लेकिन माइनस में। 720 जाएगा लेकिन माइनस में। एग्जाम टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो आप क्या बोलने वाले हो? माइनस में 720 जो है वो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर जाने वाला है, माइनस में 720। क्लियर है? शाबाश, सभी का आ गया है माइनस में 720। वेरी गुड। कमेंट में अगला पढ़ेंगे आप लोग, बताइए। ये इंपॉर्टेंट एक कर लो। आपसे पूछ रहा है 5/8 किस प्रकार की एक भिन्न है? उचित भिन्न है। उचित का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, या इम्प्रॉपर है। अनुचित का मतलब होता है इम्प्रॉपर है, या मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रित भिन्न है। बताइए किस प्रकार की भिन्न है? आपको मालूम है बेसिकली वैसे भिन्न अगर हम बात करें, ढोलू वो अनुचित कहां से आ गई? क्यों भाई अनुचित कहां से आ गई? आपको पता है कि अगर हम भिन्न की बात करते हैं, यानी कि अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली फ्रैक्शन को दो तरीकों में बांटा गया है। एक वो है जिसे आप उचित कहते हो, एक दूसरी है जिसे आप अनुचित कहते हो, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो एक है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, एक कौन सी है आपकी बेटा? प्रॉपर, और एक है आपकी कौन सी? इम्प्रॉपर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर कोई भी भिन्न न्यूमरेटर बड़े डिनोमिनेटर में लिखी है और अगर उसका अंश छोटा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो वो बेटा प्रॉपर कहलाएगी। उदाहरण के लिए 2/3, 3/5, 5/8, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि जब भी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो वो भिन्न प्रॉपर कहलाएगी। इम्प्रॉपर में क्या होता है बेटा? अगर कोई भी भिन्न n/d अंश बटे में हर के रूप में लिखी है, ठीक है, और आपका अंश कैसा है? बड़ा है, और आपका डिनोमिनेटर कैसा है बेटा? छोटा है, तो वो हमेशा इम्प्रॉपर कहलाती है। इम्प्रॉपर का उदाहरण अगर आप देखिएगा तो आप बोलिएगा जैसे 5/3, ठीक है, 8/5। जब आपका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो आप ये बात समझ आइएगा वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। और यही इम्प्रॉपर से ही जन्म होता है मिश्रित भिन्न का। कैसे? 3 से भाग लगाइए 5 में, आप बोलिएगा 3 एकम 3, शेष पर बचेगा 2, ऊपर लिखिए जिस संख्या से भाग लगा रहे हो 3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिश्रित रूप कहलाता है। तो आप देखिए 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो ये एक प्रकार की कैसी भिन्न है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो मिश्रित भिन्न होती है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हिस्सा है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप चाहो तो मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है बात? डन। 5/8 अगर लिखा है तो वो प्रॉपर भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अगर 8/5 होता तो वो इम्प्रॉपर हो जाती। क्लियर है बात? समझ आ रही है? शाबाश। अगला फोड़िए कमेंट में ध्यान से, जल्दी जल्दी ध्यान से करना, गलत नहीं होना चाहिए बेटा ये वाला क्वेश्चन किसी भी बच्चे का। बताओ, कह रहा है एक खंबे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में है। कीचड़ के अंदर कितना है? आप बोलिएगा कीचड़ के अंदर है बेटा 1/5 भाग, ठीक है। इससे आगे बताइए फटाफट से क्या आ रहा है, कमेंट में फटाफट से आंसर बताएंगे आप लोग। क्या आंसर दे रहे हो? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, क्या आंसर आप दे रहे हो? फटाफट से बताएंगे जल्दी से। कीचड़ के अंदर कितना भाग है? आप बोलिएगा कीचड़ के अंदर भाग पड़ा हुआ है भैया 1/5। उसके बाद बोल रहा है आधा भाग पानी में है। पानी में कितना भाग है? आधा भाग। तो इन दोनों में मिलाकर कितना भाग हो जाएगा? आप बोलिए 1/2 प्लस 1/5 को जोड़ के बताना है। तो कैसे जोड़ते हैं? अगर भिन्न है तो जोड़ते कैसे हैं? नीचे वाली संख्याओं का गुणा करके नीचे लिखते हैं 10, दोनों को जोड़कर ऊपर लिख देते हैं 7/10 भाग। यानी कि 7/10 भाग तो इनका या तो पानी में है पेड़ का या कीचड़ में है। तो बाहर कितना भाग हो जाएगा? आप बोलिएगा 3/10 भाग जो होगा वो बाहर होगा। 10 में से 7 भाग पानी के अंदर है तो 10 में से 3 भाग बाहर होगा पानी के। और इसी की वैल्यू आपको दी गई है, पानी के बाहर है 10 फीट। तो 10 फीट की लंबाई आपको दी है, 3/10 बराबर है 10 के। तो मैं आपसे पूछूंगा पेड़ की लंबाई कितनी हो गई टोटल? तो आप कहेंगे जो 10 फीट है उसमें जितना भाग था उससे उल्टा को गुणा कर दो, 10/3, यानी कि टोटल पेड़ की लंबाई हो गई 100/3 फीट। अब इसी को सॉल्व करना है बस। 100/3 फीट का मतलब क्या होगा? अगर मैंने 3 से भाग लगाया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 फीट तो हो गया, 1/3 फीट बाकी है। अब 1/3 फीट को हम क्या करेंगे? इंच में बदलेंगे। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, सॉरी हाँ 12 इंच होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 से आप काटिएगा इसको, आप बोलिएगा राइट आंसर आएगा पूरे पेड़ की लंबाई होगी 33 फीट 4 इंच।
बात समझ आ रही है? पूरा का पूरा पेड़ जो है वो कितने मीटर लंबा है और कितने फीट और इंच लंबा है? तो आप बोलेंगे 33 फीट 4 इंच का लंबा पेड़ है। क्लियर है बात? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 1 फीट में कितने होते हैं इंच? 12। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 7/10 पानी के अंदर है। वेरी गुड आदित्य, तो 3/10 बाहर है, और बाहर वाली वैल्यू हमको क्वेश्चन ने दे रखी है कि 10 फीट हिस्सा बाहर है पेड़ का। बात समझ आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर, शाबाश। अगला पढ़िए। कह रहा है इनको अवरोही क्रम में लगाना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए फटाफट से। वेरी गुड, बहुत सही, इतने लोगों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। बताओ बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे फटाफट से। कोई भी एक भिन्न पकड़ लो, ये वाली पकड़ ली हमने, मान लो आप बोलिए 3/4 पकड़ लिया, 2/3 पकड़ लिया, 9/16 पकड़ लिया, और 5/12 पकड़ लिया। ठीक है, मुझे सब में अंतर बराबर करना है, बस अंतर बराबर करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखो फटाफट से। अंतर बराबर करना है, यहां 1 का अंतर है, यहां भी 1 का है, यहां 7 का है, और यहां 7 का अंतर है। यानी कि मुझे इनको 7 का अंतर बनाना पड़ेगा। तो जहां से 7 का गुणा कर दो तो 7 का अंतर बनेगा। जो भी गुणा हम अंतर को बराबर करने के लिए करते हैं, वही गुणा उसके अंश में करना पड़ेगा। मैंने इन दोनों में 7 से गुणा किया है, तो इन दोनों के अंश में 7 से गुणा करना पड़ेगा। खत्म। अब खाली अंश की वैल्यू लिख दो, वही बता देंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, ये 9 का 9 आएगा, ये 5 का 5 आएगा। यानी कि घटता हुआ क्रम ऑलरेडी दिख रहा है आपको। घटता हुआ क्रम पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। सबसे बड़ा होगा पहला वाला, दूसरा वाला उससे छोटा, तीसरा वाला उससे भी छोटा, और लास्ट वाला उससे भी छोटा। तो राइट आंसर क्या हो गया? पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। खत्म। 3/4, 2/3, 9/16 और 5/12। दिस इज एब्सोल्यूट राइट आंसर बेटा। पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर जाएगा, बिल्कुल बड़े से छोटे की तरफ। शाबाश। तो आप क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन जो है भैया, दैट इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। एक बार सेशन को फटाफट से आप लाइक और शेयर कर देंगे बेटा, सारे बच्चे जल्दी जल्दी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करेंगे फटाफट फटाफट से, जल्दी से। 9/16, 5/12, 3/4 और 2/3। नहीं, उल्टा लिख दिया तुमने। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब होता है पहले बड़ा लिखोगे, तो 3/4, फिर 2/3, फिर 9/16, फिर 5/12। क्लियर है? आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने उल्टा लिख दिया है ना? बताइए अगले का राइट आंसर फटाफट से, कमेंट में अगले का बताएंगे जल्दी से। कह रहा है वह सबसे छोटी भिन्न इन चारों में से कौन सी है जिसे अगर मैं इस पूरे में से घटा दूं तो मेरा आंसर एक पूर्ण अंक के रूप में आएगा, यानी कि कंप्लीट नंबर आएगा। ये पूछ रहा है, फटाफट से बताइए। डन, बताओ जल्दी से। आप क्या बोलोगे? मुझे किस में से घटाना है? 4 सही 3/7, माइनस में 3 सही 5/9, प्लस में 11 सही 5/21, इसमें से घटाना है। तो आप क्या करो, जो पूर्ण पूर्ण अंक है उनको एक तरफ लिख दो, 4 - 3 प्लस में 11। ओके, बाकी का जो हिस्सा है उसको एक तरफ लिखो। 3/7 माइनस में 5/9 प्लस में 5/21। ठीक है, तो भाई हमें पूर्ण अंक तो मिल गया। 11 में से 4, 11 और 4 15, 15 में से 3 गया 12। ये रहा आपका पूर्णांक। यानी कि मुझे घटाना कितना पड़ेगा? ये वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? नोट कर लो आप। 7 9 21, एलसीएम आ गया 63। 7 से भाग लगाओ 9 बार, तो 9 तिया 27। 9 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 9 सत्ते 63, 5 सत्ते 35, प्लस 21 से भाग लगाओगे 63 में 3 बार, 5 तिया 15। इनको जोड़ के बस घटा दो, यही वैल्यू आपको घटानी है। ये कितना आ रहा है? 63 नीचे आ गया, 27 और इसको 3 और दे दो तो ये 30 हो गया। 30 और 12 42, और 42 में से 35 घटाकर आपको घटाना है ना? 42 में से 35 गया, कितना बचेगा बेटा? 7/63। 7 एकम 7, 7 नम 63, यानी कि आपको कितना घटाना पड़ेगा? 1/9, 1/9 घटाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। कितना घटाना पड़ेगा बेटा? आप बोलेंगे 1/9 घटाना पड़ेगा भैया, 1/9। 1/9 आपको यहां पर हटाना पड़ेगा, ये बात समझ जाइए। वेरी गुड, फटाफट से एक बार सेशन को दबाकर लाइक और शेयर करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, हाँ डिनोमिनेटर में 9 था, वैसे भी 21 और ये तो आप काटा सकते थे, वैसे भी डायरेक्ट भी काट सकते थे। अगला फटाफट से बताइए जल्दी से, फटाफट से आप लोग अगले का आंसर बताएंगे क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1/6। मैंने क्या बोला है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नीचे गुणा करा करो, ऊपर जोड़ दिया करो। अगर माइनस है तो नीचे जो गुणा, ऊपर जोड़ घटा देना है। खत्म।
बताओ फटाफट से क्या आ रहा है। आप बोलेंगे आपको दिया क्या गया है, 1/2 प्लस में 1/3, ठीक है। डिवाइड करना है किससे, 1/4 माइनस में 1/6 से। नीचे गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 ऊपर, डिवाइडेड बाई नीचे गुणा करो 6 चौक 24 और 6 में से 4 घटा के ऊपर 2। इसको आप काट के भी लिख सकते हो, 1/12। अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये ऊपर चला गया, 5/6 गुणा में 12, 6 से काटिएगा 12 को 2 बार और 5 गुणा में 10, 5 गुणा में 2 बराबर आपका राइट आंसर आएगा 10। 10 विल बी द एब्सोल्यूट राइट आंसर बेटा। ओके क्लियर है। अब क्या बोलेंगे, 10 जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सटीक आंसर होगा। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये यूपी के क्वेश्चन है बेटा सोनाली, यूपी में जो पूछे गए हैं। डन, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। 10 आना चाहिए, बहुत इजी था, आप लोगों ने कर दिया होगा सभी ने। ठीक है, अगला बोलो, बताओ फटाफट से। कह रहा 2 की पावर 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 2 की पावर 8 का वर्गमूल पूछा है। आपको याद है, अगर कोई भी संख्या कभी भी घात के रूप में दी जाए और आपको उसका वर्गमूल पूछा गया है तो घात को आधा कर दो, वही वर्गमूल हो जाता है। मालूम है, जितनी भी आपको घात दी गई है किसी भी संख्या की, आप उस घात को अगर आधा कर दोगे तो वही उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, तो आपको बोला गया 2 की पावर 8 का बताइए, तो इसका वर्गमूल होगा 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 कितना होता है, आप बोलेंगे जी 16 होता है। तो राइट आंसर कितना होगा, 16। 16 विल बी द एब्सोल्यूट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज राइट। सारे बच्चे याद रखना, कभी भी अगर पावर में देके वर्गमूल पूछे तो पावर को आधा कर देना, वही वर्गमूल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि 3 की पावर 10 का वर्गमूल बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 3 की पावर 5 होगा इसका वर्गमूल। खत्म। बात समझ आ रही है अच्छे से। अगर कभी भी पावर में वर्गमूल पूछे तो कुछ मत करो, खाली पावर का आधा कर दो, वही वर्गमूल कहलाता है। बात समझ आ गई अच्छे से आप लोगों को, सभी बच्चों को, फटाफट से, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। अगला फटाफट से तोड़ो, बताओ, जल्दी से फोड़ते जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट में। ओके, बताइए। एक मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, तो चौड़ाई और लंबाई के बीच में क्या अनुपात होगा, कमेंट में बताना है फटाफट। नाहिद, मैंने ये कहा कि अगर पावर के रूप में कोई भी संख्या देकर वर्गमूल पूछे तो पावर को आधा करना होता है, बस वही वर्गमूल कहलाता है। क्लियर है, बताइए फटाफट से, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात किसका पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए। आपसे कह रहा है चौड़ाई और आपको लंबाई का अनुपात बताना है। तो चौड़ाई है कितनी, आप बोलिएगा 60, लंबाई कितनी है 80, तो अनुपात कितना हो गया, 0 से 0, 2 3 6, 2 चौक 8, 3 और 4 का अनुपात आना चाहिए था राइट आंसर में। क्या बोलेंगे आप, बी ऑप्शन इज राइट। द बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है, 3:4 ही राइट आंसर है। यहां पर बस बेसिक था तो बच्चे गलत कर गए होंगे, उन्होंने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाल दिया होगा 4 और 3, यही 4 आता है एग्जामिनर कि आप लोग फटाफट से 4 और 3 लिख दो, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा था। क्लियर है, बात समझ आ रही है सबको, वेरी गुड। फटाफट फटाफट आंसर देते जाएंगे सारे बच्चे। ओके, अगला बताइए। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण 3, 7 और 8 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा वाला कोण कितने डिग्री का होगा, कमेंट में फटाफट से बताइए। आपको दिया गया है 3, 7 और 8, आपको मालूम है तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो सब में 0 0 लगा दो, ये रहे तीनों कोण, देख लो, 30 और 70, 100 और 80, 180, खत्म। 30 और 70, 100, 100 और 80, 180, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का आ रहा है, आप बोलेंगे सबसे बड़ा कोण है भैया 80 डिग्री का। सबसे बड़ा कोण आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा 80 डिग्री का। 80 डिग्री आपको समझ आ रहा है सभी को, फटाफट से 80 डिग्री समझ आ रहा है, वेरी गुड। सबसे बड़ा एंगल जो आएगा आप लोगों का वो होगा 80 डिग्री। 80 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर, शाबाश, सभी लोगों ने 80 दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एब्सोल्यूट राइट आंसर। अगला बताइए। सर आपका मैथ बहुत मस्त है, जबरदस्त है, अरे वाह, थैंक यू सो मच। बताओ फटाफट से कितना आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कमेंट में,
50 विद्यार्थियों की एक क्लास में 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? थैंक यू सो मच विकास, फटाफट से बताइए। 50 विद्यार्थियों की एक क्लास में अगर 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए? 60%। यही निकालना है बस, 60% कितना होगा? किसका? 50 का। तो 50 का 60% आपसे पूछ रहा है कितना होगा। आप बोलिएगा 2 जीरो उड़ा दो, 1 और 1 2, 5 गुणा में 6, यानी कि 30 लड़के होंगे क्लास के अंदर। खत्म। कितने लड़के होंगे क्लास में? वेरी गुड, शाबाश। आप बोलेंगे भैया 30 लड़के होंगे क्लास में, 30। 30 इज राइट आंसर। फटाक से खत्म। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा 30 लड़के होंगे क्लास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 30 लड़के होने चाहिए क्लास के अंदर। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, सभी बच्चों को? फटाफट से, वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। अगला पढ़ो। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा लोगों को, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो दिक्कत करेगा। कह रहा है एक घन है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है। तो जिस बच्चे को घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है वो तो कर देगा 1 सेकंड में। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा का वर्ग। खत्म। अब कर दो आप लोग, बताइए फटाफट से। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 96, तो भुजा पूछी है। घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भुजा कितने की आएगी? आप बोलोगे घन का क्षेत्रफल क्वेश्चन में देखा बैठा है 96, ये वैल्यू है 6a² के बराबर। 6 से काट दो इसको, 6 से काटोगे 16 बार, 16 छक्के 96, यानी कि भुजा का वर्ग आ रहा है 16 के बराबर। तो भुजा का वर्ग बराबर आ रहा है 4 के वर्ग के बराबर। तो 2 से 2 कट गया, यानी कि भुजा कितने के बराबर होगी? आप बोलोगे भैया 4 के बराबर है। साइड कितने के बराबर है? 4 के बराबर होगी। खत्म। क्लियर है? मैं चैप्टर वाइज ही आपको पढ़ाऊंगा और वो पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं, बस ये याद रखो बेटा, ठीक है? पढ़ाऊंगा मैं वही जो आपके एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आएगा। जितना मैं पढ़ाऊं अगर आप उतना कर लोगे तो आपका यूपी का एग्जाम निकल जाएगा, ये कंफर्म बता रहा हूं। मैथ्स का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट रहा यूपी में। क्लियर है? ये याद रखो बस, ठीक है? बस आप जो मैं पढ़ाता जाऊं वो पढ़ते जाओ, वही करते जाओ जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये करना है। अगला बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी। सारे बच्चे कमेंट में अगले का आंसर बताएंगे, फटाफट बताओ। ये कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है, तो इसमें कोटि पूछ रहा है। कोटि, कोटि का मतलब होता है डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। इस पॉलिनोमियल की पूछा गया है आपसे डिग्री। अब डिग्री क्या होता है बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते हैं, तो उनको मैं बता दूं। डिग्री का मतलब होता है एक्स की मैक्सिमम पावर। एक्स की मैक्सिमम पावर, यानी कि एक्स की अधिक से अधिक घात कितनी है। डिग्री का मतलब होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। एक्स की अधिक से अधिक घात बताइए कितनी है, तो वो कितनी है? 6, यानी कि पहला ही ऑप्शन राइट आंसर। खत्म। क्या होगा? सबसे बड़े घात को हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भरत न्यूज जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 6 आ गया, सभी बच्चों का 6 आ रहा है, वेरी गुड। चलो अगला बताओ फटाफट से, जल्दी से। अगले का राइट आंसर क्या दोगे बताओ। सेट ए आपको दे रखा है, ये रहा। सेट बी आपको ये दे रखा है। आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी में कितने कॉमन संख्याएं हैं वो बताइए। ए और बी का मतलब होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन बताइए, दोनों में क्या कॉमन है बताओ फटाफट से, जल्दी से। आपको ए में दे रखे हैं कौन कौन से संख्याएं, आप बोलेंगे ए में मिला है 2 3 4 5 और 6। बी में क्या मिला है, आप बोलेगा बी के अंदर है जी 3 5 7 और 9। तो दोनों में कॉमन बताइए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप बोलिएगा दोनों में एक तो कॉमन है जी 3, उठा लो बाहर। दूसरा कॉमन है दोनों में 5, बस यही 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितनी संख्याएं लिखी हैं आपने, आप बोलिएगा 2 संख्याएं। खत्म। ए इंटरसेक्शन बी के बीच में कितनी संख्याएं कॉमन है? 2 संख्याएं कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा। आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी भैया होगा 2 संख्याओं के बराबर, एक तो 3 और एक 5, 2 ही संख्याएं गिरेंगी। बात समझ आ रही है अच्छे से? सबको समझ आ रही है? फटाफट बताते जाएंगे मेरे को कमेंट में। क्लियर है? अगला बताइए चलो फटाफट से।
कह रहा है बिना किसी शेषफल के 99, 132 और 165 को भाग देने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी नंबर है जो पूरा पूरा विभाजित करेगी किसको? 99 को, 132 को और 165 को। इन तीनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन में ये बताना है। वेरी गुड लेजी, बहुत बढ़िया आदित्य, शाबाश, वेरी गुड सोनाली। रविंद्र 11 नहीं होगी, सोचो 11 तो होगी लेकिन 11 से भी बड़ी है। बताओ फटाफट से, वेरी गुड। 11 वाले एक बार ध्यान से देख लो, 11 आपको जाल बिछाकर फंसाया गया है, ये जाल बिछा दिया 11 आपको। अगर आप देखेंगे तो ये सभी संख्याएं 33 से कट रही हैं। 33 से ये कट गया 3 बार, 33 से ये कट गया बेटा 4 बार, और 33 से ये कट गया 5 बार। तो यानी कि इन सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको विभाजित कर रही थी वो थी बेटा 33। क्या थी? 33। 11 बिछाने के लिए दे दिया गया है पहले ही जाल कि बच्चा यहां तक जाए नहीं, इसको देख के टिक कर दे, खत्म। ऐसे ही एग्जाम में करता है हमारे साथ, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो हम आते हुए गलत कर देते हैं क्वेश्चन के, है कि नहीं? आता हुआ गलत कर देता है। बात समझ आ रही है आपको अच्छे से? सभी को क्लियर है? वेरी गुड। अगला बताइए। अगला आपसे पूछ रहा है कि भाई इनका मासा बता दीजिए, किसका? 24, 12, 36 और 60 का HCF। HCF का मतलब होता है इन सभी संख्याओं में से आप कितना कॉमन निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, और जो कॉमन आएगा वो यहां लिखा जाएगा। तो कह रहा है इनमें से कितना कॉमन निकाल पाओगे, बताओ। सोनाली 4 आएगा बेटा, ध्यान से देखो। निशा 4 नहीं आएगा, 12 कॉमन दिख रहा है सब में से, देखो। सबसे बड़ी नंबर क्या आ रही है कॉमन? 12। 12 कॉमन निकालो, देखो। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। तो आप क्या बोलोगे कि HCF कितना आएगा बेटा? भैया HCF आएगा 12, 12। क्लियर है? तो राइट आंसर आएगा 12। 12 होगा इन सबका HCF, याद रखो, ठीक है। अगला बोलो, बताओ। अगला कह रहा है 0.0187 में किस संख्या के साथ गुणा करें कि आंसर आपका 18.7 आ जाए, बताओ। फटाफट से बताइए क्या होगा राइट आंसर कमेंट में। 0.0187 के साथ आप ऐसा क्या गुणा करो कि आंसर 18.7 आ जाए। यानी कि आप ये देखो, पॉइंट को कितने अंक इधर लेकर जाना है? 3 अंक, 1 2 3, तो आपको 3 जीरो से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 4 जीरो नहीं, 3 जीरो। क्यों? क्योंकि पॉइंट जितने अंक इधर ले जाना है उतने ही जीरो से साथ गुणा करो। तो आप बोलेंगे भैया 1000 के साथ गुणा करना पड़ेगा, खत्म। 1000 के साथ आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू जो है 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 1000 बन जाएगी, वो 18.7 बन जाएगी। क्लियर है? 1000 का मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। सेशन को एक बार दबाकर लाइक और शेयर करेंगे फटाफट से बेटा, और अगला फोड़ेंगे जल्दी से। बताओ, दिमाग से करना है इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। ये वो वाला क्वेश्चन है जो छोटा क्वेश्चन है लेकिन आंसर गलत करवा देता है। कह रहा है 23 किलोग्राम में से 4317 ग्राम घटाकर बताओ क्या आएगा। 23 किलोग्राम में से 4317 ग्राम घटाकर बताइए क्या आएगा, फटाफट से बताइए। बताओ, आप बोलिएगा 23 किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं? 22 किलोग्राम प्लस में 1000 ग्राम लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ, ये 23 किलोग्राम बनेगा, ठीक है। इसमें से घटाना कितना है मुझे? 4 किलोग्राम और 317 ग्राम घटाना है। बताइए कितना आएगा घटाने के बाद? आप बोलिएगा 1000 में से 317 घटा दो, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8, और 10 में से 3 गया 6, 683 ग्राम तो यहां बचा, और 22 में से 4 गया 18 किलोग्राम यहां बचा। अगर पॉइंट में आंसर देना है तो 18 के बाद पॉइंट लगाइए और ये वैल्यू लिख दीजिए 683 किलोग्राम। राइट आंसर आएगा 18.683 किलोग्राम, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। 19, यही तो मैंने कहा था गलती करोगे। मैंने क्या बोला? ये वो क्वेश्चन है जो गलती करवाएगा। 23 किलोग्राम को कैसे लिखोगे? 22 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम,
बोलो हाँ। तो बस ग्राम में से ग्राम वाली चीजें घटा दो, किलोग्राम में से किलोग्राम वाली घटा दो। मैंने शुरुआत में बताया था कि ये क्वेश्चन गलती करवाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप कहां जाएंगे, डी के साथ 18.683 किलोग्राम आएगा। क्लियर है, वेरी गुड नीमत, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, अगला बताना जरा ध्यान से देखते हैं। कह रहा है 4.85 मीटर में से 4.85 मीटर में से 5-5 मीटर के या 5 भागों में बांटो। 4.85 मीटर को 5 भागों में बांटो तो प्रत्येक भाग कितने का होगा, ये पूछ रहा है, बताओ। 4.85 को 5 भागों में बांटना है, बताओ। तो बराबर बराबर बांटोगे तो नीचे आ गया 100 भाई, तो ये संख्या बन गई 485 बटे में 5 गुणा में 100। सॉल्व कर लो, 5 से काट लो इसको भाई, 5 9 45, 5 7 35, है कि नहीं। 97 में 100 से भाग लगाओगे तो प्रत्येक भाग जो है वो 0.97 मीटर का आएगा। कितने का आएगा प्रत्येक भाग, कमेंट में फटाफट बताएंगे, सेशन को लाइक करते रहेंगे फटाफट। सारे बच्चे सेशन को लाइक करके बताएंगे प्रत्येक भाग कितने का आएगा, 0.97 का आएगा प्रत्येक भाग। कितने का आएगा बेटा, 0.97। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को, फटाफट से। टीचिंग परीक्षा का चेला अयोध्या की धरती से भैया प्रणाम जी, प्रणाम, सभी को प्रणाम अच्छे से, है ना। 0.97 इज राइट। अगला बताइए, अगला तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2x क्यूब की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 5 है, तो बताइए फटाफट से। कह रहा है 2x क्यूब का मान क्या होगा अगर x का वैल्यू 5 के बराबर है, तो फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी। 2x क्यूब का मान क्या होगा अगर x की वैल्यू 5 है, तो लेजी 260 होगा, ढोलू कितना होगा आप बोलिएगा। इसका मतलब है 2 गुणा में 5 का क्यूब करना पड़ेगा, तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5 125 आ गया ये। और 125 का डबल कितना होता है, 250 होता है। 125 का डबल कितना होता है बेटा, आप बोलेंगे भैया 250 होगा, 250 कितना होगा, 250 होगा। 250 इज राइट, एब्सोल्यूट राइट हो गया 250। क्लियर है बात, समझ आ रही है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। 250 होना चाहिए, 2500 नहीं होगा ढक्कनो, 2500 नहीं होता, ध्यान से करना। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य है भैया 8000 और उसने किसी वस्तु को 7200 में बेच दिया, तो उसने कितने परसेंट की छूट दे दी, 10%, 8%, 12%, 11.1%। बताइए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 8000 रुपया और 7200 में बेच दी, तो डिस्काउंट कितने परसेंट का देगा, आप बोलेगा कितने रुपए कम कर दिए, 800 रुपया कम कर दिया। 800 रुपया कहां से कम किया है, 8000 से, तो यही पूछ रहा है कितने परसेंट के बराबर है, बताओ। 800 रुपया कम किया है 8000 से, आप बोलिएगा भैया 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो और 8 से 8 काट दो, कितना खाली रह जाएगा, बस 10। यानी कि जो डिस्काउंट दिया गया है आप बोलेंगे भैया 10% का दिया है। जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितने परसेंट का दिया गया है बेटा, 10%। बात समझ आ रही है सारे बच्चों को कि 10% की छूट दी गई है। क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड। अगला बोलो, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरक और संपूरक। 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पूरक का मतलब क्या होता है, 90 में से घटा दो, तो 90 में से 55 घटाकर पूछ रहा है कितना होगा, बताओ फटाफट से। कह रहा है 90 का 55 डिग्री का पूरक बताइए। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो पूरक कोण क्या होता है, आपको जिस भी कोण का पूरक बताना है उसे 90 में से घटाना होता है, बस खत्म। पूरक का मतलब होता है 90 माइनस दैट एंगल, जो भी वो एंगल दिया गया है उसे आप 90 में से घटाकर बताओ। तो घटा दो भाई, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, यानी कि 55 डिग्री का पूरक आएगा 35 डिग्री। 55 डिग्री का पूरक आएगा 35 डिग्री, खत्म। आप तो बिना सॉल्व करे भी लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि बाकी सारे एंगल 90 से बराबर है या ज्यादा है, एक ही एंगल है जो 90 से कम था। हर हर महादेव बेटा मनीषा जी, हर हर महादेव। फटाक से सेशन को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, ओके। बताइए अगला,
हाउ मैनी डिग्री विल बी 0.2 टाइम्स द एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा पे जो कोण होता है उसका 0.2 गुना क्या होता है? सर जी संपूरक का मतलब क्या होता है बेटा? संपूरक का मतलब होता है भाई 180, दो कोणों का योग 180 आना चाहिए। कोई भी दो कोण अगर 180 के बराबर है, 180 के बराबर नहीं, दो कोणों का योग अगर 180 के बराबर है तो वो संपूरक कहलाएंगे। ठीक है, संपूरक में कितना होता है? आप बोलेंगे 180। एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? आप बोलेंगे सीधी रेखा पर भी कोण बनता है भैया 180 डिग्री का। एक जो सीधी रेखा होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री। तो आपसे 180 डिग्री का ही 0.2 गुना पूछ रहा है। 180 डिग्री का 0.2 गुना पूछ रहा है, कितना होगा? इसको हटाइए नीचे, जीरो, जीरो से जीरो काट दीजिए, 18 गुणा 2, आप बोलेंगे 36 डिग्री। कितना बोलोगे बेटा? 36 डिग्री आना चाहिए, 36। क्लियर है? 36 डिग्री आएगा राइट आंसर। समझ आ रहा है? तो एक स्ट्रेट लाइन का 0.2 गुना जो होगा वो 36 के बराबर होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग पर अच्छे से। क्लियर है? फटाफट से अगला पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइन ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन है। बताइए, कह रहा है डी अक्षर में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? बताइए फटाफट से, डी अक्षर में कितनी सममित रेखाएं होती है? मैंने आपके सामने ये डी लिखा, डी। बताइए इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? कौन बच्चा बताएगा? फटाफट से बताइए। अगर मैं इसमें बीच में से काट दूं तो बोलो हो गई कि नहीं हो गई? बोलोगे हाँ भैया हो गई। लेकिन कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच पाई? 1। यानी कि डी अक्षर के अंदर सिर्फ एक ही सममित रेखा होती है। बात समझ आ रही है? ओनली 1। अच्छा मुझे कमेंट में बताइए, ऐसे कौन से अक्षर हैं जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं? दो लाइन ऑफ सिमेट्री, सममिति की दो रेखाएं पाई जाती हैं। बताइए कौन कौन से अक्षर हैं? आज मैं आपको बता दूंगा, जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं आप। हाँ वेरी गुड। एक कर्व लाइन भी पाई जाएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन एक ही है, सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही पाई जाएगी। एच तो है ही है, पूरा बताओ, पूरा मैंने याद भी कराया है आप लोगों को। मैंने कहा है जिंदगी में याद रखो, एक वर्ड याद रख लो, हिक्सो। हिक्सो दिमाग में याद रख लो, इनमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। यही चार अक्षर एकमात्र ऐसे अक्षर हैं, चार पूरी उसमें अल्फाबेट्स में यही चार अक्षर ऐसे हैं जिनमें दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाएंगी, केवल चार अक्षर। कौन कौन से हैं? नोट करके एक बार कमेंट में सभी लिखेंगे तो याद रहेगा आपको हमेशा। सभी बच्चे कमेंट में लिख दो हिक्सो। ऐसे मत कर देना खिसको, खिसको में नहीं होगा, ठीक है? खिसको नहीं होगा, राइट वर्ड होगा हिक्सो, HIXO। अच्छा एक बात और बताओ, ऐसा कौन सा एकमात्र अल्फाबेट है जिसमें इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं? एक ही लेटर है, पूरे 32 में से एक ही लेटर है जिसमें आपको कौन सी इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। हिंट भी दे रहा हूं, हिंट है इन चारों में से कोई एक ही है, इन्हीं चारों में से कोई एक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओ ऐसा अल्फाबेट है, हाँ 26 में से फ्लो में 6 ज्यादा निकल गए तुम्हारे, जुड़ गए स्वर। ओ क्या है? ओ एकमात्र ऐसा लेटर है जिसमें इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। अच्छा एक बात और बताइए, चलो फटाफट से, अब बाद में पूछ लूंगा, चलो लाइन ऑफ सिमेट्री जब पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा आपको बाकी चीजें। क्लियर है? समझ आ रही है? सिमेट्री टॉपिक, ये बात याद कर लो, आप दिमाग में रख लो, सिमेट्री टॉपिक टीचिंग एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिमेट्री, ठीक है? और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है सिमेट्री, है ना? ओके, ओ फॉर ऑरेंज, ढोलू ऑरेंज में नहीं। तो चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही करते हैं। तो आज आपसे मिलाया, मैं आपको एक बात फिर से सुन लीजिए ध्यान से मैथ्स के बारे में। जो भी बच्चों को मैथ्स से डर है कि भैया मैथ्स नहीं आती, वो आ जाना, ठीक है? दूसरी बात, मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, डेली क्लास ज्वाइन कर लो, जितना मैं करा दूं सिर्फ उतना कर लो, उससे ज्यादा आप हड़बड़ाओ नहीं। आपको मैथ्स में एक बहुत अच्छा स्कोर, अच्छा मतलब बहुत अच्छा स्कोर आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल जाएगा मैथ्स में, ठीक है? तो मैथ्स को लेकर आपको टेंशन नहीं करनी है, ठीक है बेटा? मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। इसी टाइम आऊंगा मैं, ठीक है? इसी क्लास के अंदर आऊंगा, आपको यही टाइम रहेगा मैथ्स का अभी तो, ठीक है? अगर कोई भी टाइम में चेंज होगा तो आपको पहले ही इन्फॉर्म किया जाएगा मेरे द्वारा, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? सर जी ऐप पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? भैया पढ़ा तो रहा हूं, टीचिंग परीक्षा का चेला,
अभी पढ़ा कर आया हूँ यूट्यूब वाला ऐप के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी समझ रहे हो आप, अभी इससे पहले ये ऐप पे खत्म किया मैंने, शायद सीटेट की क्लास खत्म करके आया हूँ। अभी सीटेट के बाद सीधे इधर आ गया, है कि नहीं? ओके सर, आपसे पढ़ने में बहुत मजा आ गया। मैं आपको सच बताऊं, आपको पढ़ाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। क्यों पूछो? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तुम भी हमारे जैसे हो, हम भी तुम्हारे जैसे हैं, है ना? 5 गुणा 3 तुम्हारे हिसाब से 15 होता है, मेरे हिसाब से सोचना पड़ता है कितना होता है, बस बाकी है एक जैसे ही। टेंशन मत लो, ठीक है? चलो कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बाय, गुड नाइट बेटा। ओके सभी को बाय, थैंक यू।